चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 16 के बारे में, जिसका नाम है ऑक्सीजन फैमिली या चाल्कोजेन बोला जाता है ना। ग्रुप नंबर 15 को निकोजेन बोला जाता है, वो ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ा दी गई है ना। तो चलिए हम लोग इसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये जो एलिमेंट होता है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बताइए। NH2NP4 होता है ना। और इनकी जो ऑक्सीडेशन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है बताइए। मिनिमम कितना होता है -2 और मैक्सिमम कितना होता है +6। तो क्या -2 से +6 तक होता है कि नहीं होता है? होता है। सारे एलिमेंट -2 से +6 शो करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन को छोड़ के, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना हो सकता है +2 और मिनिमम कितना हो सकता है -2। तो ये सब होगा एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी मेंबर की बात करा जाए तो मेंबर कौन कौन सा होता है बताइए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, है ना। अब हम बात करें इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बताइए ग्रुप नंबर ये क्या है 16 है, और ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14 में क्या था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में साइड से करते थे, लेकिन यहाँ में वंडर वॉल फोर्स से करा जाएगा। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा, तो उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ में कुछ एक्सेप्शन नहीं है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात किया जाए तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, सेम वही बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर वही होगा। और डेंसिटी भी क्या होगा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं मास बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो इसका डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, है ना। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? तो ये ऑक्सीजन फैमिली में तो ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है ना। अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, समझ पा रहे हैं ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करा जाए तो मतलब इनकी रिएक्शन देखा जाए, या तो ये एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा, एक बार ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, एक बार हेलोजन के साथ में करेगा। तो इसकी रिएक्शन करके देखते हैं। तो पहला लिखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है। तो अगर मान लो इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करते हैं, है ना, तो E की रिएक्शन अगर हम H2 के साथ में करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा EH2OE, है ना। और E के जगह में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, सेलोनियम होगा, टेलोनियम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बताइए अगर ये हाइड्राइड बनाया तो बताओ क्या बनेगा, H2O, H2 और बताइए हाइड्राइड का केस में ऊपर से नीचे जाने पे बताइए क्या ये हाइड्राइड S ब्लॉक का है या P ब्लॉक का है, P ब्लॉक का है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो बताइए क्या होगा, H+ देने की टेंडेंसी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो बताओ कौन जल्दी H देगा, H2O जल्दी H देगा या H2PO जल्दी देगा, H2PO, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है तो H का निकलने का H आसानी से निकल जाएगा। तो बताइए ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रही है, एसिडिक नेचर क्या हो रही है, बढ़ रही है। और बताइए जो जल्दी से H देता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो बताओ रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रही है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है ना। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, तो कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे इसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, फिर हेलोजन के साथ में रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देखिए अगर हम बात करें E की रिएक्शन अगर O2 के साथ में कराएंगे तो डाई ऑक्साइड या ट्राई ऑक्साइड बनता है ना। तो इसको बोलते हैं डाई ऑक्साइड, और यहाँ में क्या हो जाएगा ट्राई ऑक्साइड, है कि नहीं, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। और बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में डाई ऑक्साइड है और ट्राई ऑक्साइड है। अगर हम बात करें देखो SO2 तो ऊपर से नीचे जाएंगे, बताओ ये ऑक्साइड है कि नहीं है, और ये ऑक्साइड है। तो बताइए ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे कोई भी ग्रुप में जाएंगे ऊपर से नीचे नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है कि मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और मेटल का कैरेक्टर बढ़ने से उसका ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो कोई भी किसी का भी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराओ और ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर, है ना। तो बताइए इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा,
बेसिक कैरेक्टर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बताइए, हम हाइड्रोजन का केस में हाइड्राइड वाला क्वेश्चन था, और हाइड्राइड वाला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा था, है ना। तो यहाँ में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ती है। भाई वहां में क्या देख रहे थे, कौन जल्दी H देगा, और यहाँ में क्या देखेंगे, कौन जल्दी O देगा, ऑक्सीजन देगा ना। तो यहाँ में कौन जल्दी से ऑक्सीजन देगा, टेलोनियम जल्दी से ऑक्सीजन दे देगा, इसलिए इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा है। समझ पा रहे हैं ना। तो ये बातें हो गई हैं, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। अब बात करेंगे रिएक्शन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन में बात करेंगे तो देखिए, ई की रिएक्शन जब हम X2 के साथ में कराते हैं तो यहाँ में बहुत सारा टाइप का हैलाइड बनता है। EX2 बनता है, EX4 बनता है, EX6 बनता है। ठीक है, तो यहाँ में ई का ऑक्सीडेशन इससे 2, 4, 6 वाला बनता है ना। डाई हेलाइड, टेट्रा हेलाइड, हेक्सा हेलाइड, ये सब का फॉर्मेशन होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए, जब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे ना, नाइट्रोजन में आपको बताया गया था कि जब हेलोजन के साथ में रिएक्शन करते थे तो उसमें एनसीईआरटी में कुछ कुछ पॉइंट लिखी होती थी यहाँ में कि NF3 ही नाइट्रोजन का एक ही ट्राई हेलाइड एग्जिस्ट करता है, NF3 नाइट्रोजन का पेंटा हेलाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। और उसमें बताया गया था बिस्मथ का एक ही पेंटा हेलाइड एग्जिस्ट करता है, BiF5, और उसमें एक ही उसका जो ट्राई हेलाइड होता है बिस्मथ का, उसका करेक्टर, उसका नेचर आयनिक नेचर होता है। ऐसे कुछ पॉइंट लिखाई गई थी। वही सेम पॉइंट यहाँ में भी कुछ लिखाया जाएगा कि जो SF6 होता है, क्या होता है भाई, SF6 होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन का वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस का वजह से ये स्टेबल होता है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो बताओ, क्या ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता था क्या, इसका हाइड्रोलिसिस होता था क्या, नहीं, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता था, और CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता था, है ना। तो अगर मान लो ये ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन का वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस का वजह से स्टेबल है, तभी तो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका जो हेक्सा फ्लोराइड है, बताओ स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल है। समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम बात करें, जो SF6 होता है वो स्टेबल होता है, अभी आपको लिखाया जाएगा और बोर्ड पे ध्यान देना है। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट बात करें, सेलुनियम, ये देख रहे हैं ना सेलुनियम, तो सेलुनियम का जो डाइक्लोराइड होता है, और सेलुनियम का जो क्लोराइड होता है, और सेलुनियम का जो ब्रोमाइड होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी सबका क्लोराइड और ब्रोमाइड एग्जिस्ट करता है, सेलुनियम एक्सेप्ट सेलुनियम और एलिमेंट्स फॉर्म डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड। समझ पा रहे हैं ना। OF2, OCl2, OBr2, OCl2 एग्जिस्ट करता है। OCl2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बैक बॉन्डिंग में आपने पढ़ा था, है ना। तो आप बोर्ड पे ध्यान देना, सेलुनियम का डाइक्लोराइड, सेलुनियम का डाइब्रोमाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के पास अगर एनसीईआरटी बहुत पुरानी वाली है तो वहां में एनसीईआरटी में बहुत सारे बुकों में ऐसा लिखा है कि ऑक्सीजन का डाइक्लोराइड और ऑक्सीजन का डाइब्रोमाइड एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सबका करता है। तो आप वहां में करेक्शन कर लीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट में मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, और यहाँ में किसी किसी में सेलुनियम होगा, किसी किसी में ऑक्सीजन होगा। अगर ऑक्सीजन है तो उसको करेक्ट कर लेना है। बोलो क्लियर है ना। ठीक है, अब हम यहाँ तक बात कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग PCl5 का मतलब PCl3 PCl5 का हम लोग क्या कर रहे थे, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड और सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा रहे थे। तो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना था। जब हम लोग थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर रहे थे तो वहां में जो प्रोडक्ट बना था वो H2Cl2 बना था, है ना। बना था नहीं बना था, बना था। तो यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो लिखा O2F2 लिखा है, हेवी है ना। तो ये सब इलेमेंट, अच्छा O2F2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, OF का होल ट्वाइस लिख सकते हैं क्या। और ये देखो, ये मोनोफ्लोराइड का डाइमर है। O2F2 क्या है, मोनोफ्लोराइड का डाइमर है। अच्छा बताइए, जब भी डाइमर बनता था तो उसका दो कारण होता था। डाइमर बनने का दो कारण था, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से बनता था और वेकेंट ऑर्बिटल का थ्रू बनता था। और बताइए, ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट में, ऑक्सीजन का जो ग्राउंड स्टेट होता है, ऑक्सीजन का जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें उसकी कोवेलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। और बताओ यहाँ में ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया, 1। तो क्या इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा होगा कि नहीं बचा होगा, बचा होगा। तो अगर हम बात करें, देखो OF यहाँ में है और एक और OF मॉलिक्यूल आया, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने की वजह से क्या ये कंपाउंड बनेगा कि नहीं, O2F2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो कहने का मतलब है इनके जो मोनोफ्लोराइड होते हैं वो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन किया है कि इसके जो मोनोफ्लोराइड होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डाइमर के फॉर्म में। डाइमर जैसे HCl2 किसका डाइमर है भाई, HCl का डाइमराइज हुआ है तब ये बना है। क्लियर है ना। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रही है, बहुत सारी बातें आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है। ठीक है, और आगे बात करेंगे।
अच्छा, अब आप लोग जानते हैं कि जो भी एलिमेंट हमारा अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। अगर कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, ठीक है। और भाई देखो O2 जैसे O2F2 या H2Cl2 ये सब का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे स्ट्रक्चर होता है, आप लोग पढ़े होंगे। H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा है, हाफ बुक ओपन लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो उसी प्रकार O2F2 का भी सेम स्ट्रक्चर होगा, हाफ बुक लाइक ओपन स्ट्रक्चर होता है, हाफ बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसी प्रकार H2Cl2 का सबका वैसे ही स्ट्रक्चर होगा, आप मेंशन कर लेना, ठीक है। अगर हम बात करते देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं देखो सेलुनियम ना, देखो मैंने क्या बोला कि सेलुनियम का डाइक्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ पा रहे हैं ना। सेलुनियम का डाइब्रोमाइड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये Sc2Cl2 एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, Sc2Cl2 एग्जिस्ट करता है। क्या ये डाइक्लोराइड है, क्या नहीं। सेलुनियम का मोनोक्लोराइड का ये डाइमर है, क्या समझ समझ पा रहे हैं क्या। तो यहाँ में सेलुनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताइए, +1। क्या है, +1। समझ पा रहे हैं ना। क्या ये सेलोनियम का डाइक्लोराइड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। कभी क्वेश्चन आ जाएगा बताओ कौन एग्जिस्ट करता है कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर मान लो क्या ये सल्फर जो ऑक्सीजन फैमिली होती है बताइए, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेके +6 के बीच में होता है, और यहाँ में सेलोनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या ही है, +1 है। अगर ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। और जब ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है तो बोर्ड पे ध्यान देना, सेलोनियम +1 से बनता है सेलोनियम। क्या बनता है, सेलोनियम। और अगर मान लो एक का तो रिडक्शन हुआ तो दूसरा का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और सेलोनियम का ऑक्सीडेशन होके ये नहीं बनता है, SeCl2 नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ में सेलोनियम SeCl2 एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं ना करता है। तो यहाँ में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है SeCl4। समझ पा रहे हैं ना। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, और क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डिस्प्रपोर्शनेट होकर सेलोनियम और SeCl4 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या किसी को डाउट नहीं है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, समझ पा रहे हैं ना। फिर उसके बाद हम लोग O3 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं पहले इसके बारे में, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा। SF6 is stable due to SF6 is stable due to steric region. SF6 is stable due to steric region। ब्रैकेट में लिख लो, क्या इसका हाइड्रोलिसिस होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, तो नो हाइड्रोलिसिस। इट डज नॉट शो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। SF6 हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे, देयर मोनोहेलाइड देयर मोनोहेलाइड exist in dimeric form, exist in dimeric form। ठीक है, ये ऐसा H2Cl2 ऐसा होगा, H2F2, समझ पा रहे हैं ना, इस फॉर्म में होता है। और ये सबका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा साइड में लिख लो, हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर। अब सोचेंगे ये क्या नाम हो गया, हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर। बुक है आपके पास, आधा खोल दीजिए तो उसी का जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है ना। अब बोलेंगे मेरे पास किताब नहीं है, देखिए भाई, देखिए भाई मुझे क्या क्या दिखाना पड़ता है। देखिए तो ये आपका, ये इसको बोलते हैं हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनमें। जैसे H2O2 की बात करें या H2Cl2 की बात करें तो यहाँ में एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ में एक हाइड्रोजन होगा। H2O2 की बात करेंगे तो यहाँ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर यहाँ में हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे, लिखिए, एक्सेप्ट ऐसी बोले तो सेलोनियम, एक्सेप्ट ऐसी all other element form dichloride comma dibromide। मतलब SeCl2 और SeBr2 एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी इसके सारे एलिमेंट डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब वो सब एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट में लिखेंगे, देयर डाइमेरिक मोनोहेलाइड
their dimeric monohalide undergoes disproportionation, undergoes disproportionation, और डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली रिएक्शन ये नीचे लिखी गई हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सेलोनियम का डाइक्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये तो आपने यहाँ में लिखा है भाई, ये डाइक्लोराइड नहीं है, ये मोनोक्लोराइड का डाइमेरिक फॉर्म है ना, SeCl का होल ट्वाइस है ये। अच्छा बताइए, कभी अगर मान लो यही दे दिया, SO2 दे देगा और SO3 दे देगा, मान लो ये एलिमेंट को सेम कर दो, SO2 SO3 दे दिया जाए, तो किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है? सेम ही एलिमेंट है ना, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आप लोग पढ़े ही है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, तो जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, EN ज्यादा होगा, EN ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर SO2 और SO3 में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? SO3 का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ये बात आपको पता है ना? अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, SO एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें ऐसे, SO3 सॉलिड स्टेट में लिखा है, या तो ऐसा लिखा होगा SO3 का होल थ्राइस लिखा होगा, या तो लिखा होगा ट्राइमर ऑफ SO3। समझ पा रहे हैं ना? और देखिए SO3 का स्ट्रक्चर आपको मालूम है क्या है? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, ध्यान देना SO3, तो आप बोलेंगे ये इतना आसान आप हमसे पूछ रहे हैं, है ना, ये होगा कि नहीं SO3 का स्ट्रक्चर? हाँ या ना, ऐसे होगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकालना है तो लुईस ऑक्टेट रूल अप्लाई करना था, है ना। हाइब्रिडाइजेशन पूछे जाएगा तो क्या बोलेंगे? sp2, क्या बोलेंगे? sp2। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है वो SO3 गैस का बना है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेस स्टेट में, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। लेकिन जैसे आप लोग PCl5 अगर गैसेस स्टेट में है तो उसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, लेकिन आप जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में वो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे आपको मालूम नहीं है क्योंकि आपको चेहरा से लग रहा है कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। अब देखिए उसी प्रकार अगर SO3 सॉलिड स्टेट में है तो ट्राइमेरिक फॉर्म बना लेता है, क्या बना लेता है? ट्राइमेरिक फॉर्म बना लेता है। और यहाँ में ध्यान देना, और ये ट्राइमर बनाता है तो क्या कैसे स्ट्रक्चर होंगे? अच्छा, बोर्ड पे ध्यान देना, जैसे आपको बताया गया था साइक्लिक स्ट्रक्चर एक बार फास्फोरस का बनाया गया था, उसमें बताया गया था पी पाई बॉन्ड और पी पाई बॉन्ड, और डी पाई बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? डी पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पी पाई बॉन्ड वीक होता है। पाई बॉन्ड वैसे भी कमजोर होता है और पी पाई और वीक होता है, तो बॉन्ड टूट जाता है, खुल जाता है, और दूसरा यूनिट के साथ में जोड़ के क्या बना लेता है? पॉलीमेरिक यूनिट बना लेता है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार ये SO3 में देखेंगे, तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ में ध्यान देना, अच्छा आप लोग जानते होंगे SO3 में ये है ना, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सल्फर का sp2 है कि नहीं है? तो क्या सल्फर के पास एक पी खाली होगा, ऑक्सीजन क्या लेके आएगा? पी। तो पहला यहाँ में जो पाई बॉन्ड बना वो कौन सा पाई बॉन्ड है? पी पाई। क्या सल्फर का पी तो खत्म हो चुका है क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 एक s और 2 p हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स हो चुका है, एक पी बाकी है, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है, हमेशा लेके आएगा पी। तो यहाँ में जो पहला पाई बॉन्ड बना वो क्या बना? पी पाई। और बताओ ये जो पाई बॉन्ड बना वो क्या है? डी पाई पी पाई, है ना। और ये कौन सा पाई बॉन्ड है बताओ? डी पाई पी पाई, है कि नहीं। और कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? डी पाई पी पाई बॉन्ड में थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, ओवरलैपिंग अच्छा होता है, तो बॉन्ड उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होती है, क्लियर है ना। लेकिन पी पाई में क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, बहुत सारा गैप होता है, इसलिए वो बॉन्ड वीकर होता है, क्लियर है ना। तो बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा? पी पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो ध्यान देना, क्या यहाँ में दो डी पाई बॉन्ड है ना, तो जो यहाँ में ध्यान देना, एक जो पी पाई बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है वो अनस्टेबल होगा, है ना, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, फिर दूसरा वाला खुल जाएगा, ऐसे जोड़ के एक ट्राइमेरिक साइकिल का जैसा बन जाएगा ना। तो यहाँ में देखो, क्या यहाँ में डबल बॉन्ड था, तो पी पाई बॉन्ड कमजोर होता है, तो ये इसके साथ में जोड़ लेगा, फिर ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है, ये ट्राइमेरिक फॉर्म है। क्या फॉर्म? कौन सा फॉर्म है? ट्राइमेरिक फॉर्म। तो कॉपी कर लीजिए, तो SO3 सॉलिड स्टेट में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
देखिए अब हम बात करेंगे सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसमें आपको पढ़ना है डाई ऑक्सीजन। क्या पढ़ना है? डाई ऑक्सीजन। बोला जाए तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 16। जब हम एमओटी में पढ़ते हैं तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। 16 इलेक्ट्रॉन इवन नंबर होते हुए भी ये पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। बॉस याद होगा, BOS है ना, B2O2S2, ये सब क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब बात पता है। और बताइए, ध्यान देना, जब अगर हमारे पास में ऑक्सीजन, जिसके पास ऑक्सीजन भर भर के है, देखो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो जब इसको हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन देगा। क्या देगा? ऑक्सीजन। तो ये सबको अगर हम हीट कर देते हैं तो इससे हमारा क्या ऑब्टेन होता है? ऑक्सीजन। समझ पा रहे हैं ना? तो KClO3 को अगर हीट किया जाए तो आप लोग ये पहले ही पढ़ रहे हैं, KCl प्लस O2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? KCl प्लस O2। समझ पा रहे हैं ना? Ag2O को, मेटल ऑक्साइड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? सिल्वर प्लस O2। रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप देखना क्या बनेगा। जिसके पास ऑक्सीजन है और हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन। अब ध्यान देना, ये जो 2 रिएक्शन है, समझ पा रहे हैं ना, ये 2 रिएक्शन है वो डी ब्लॉक में आपको पढ़ाई जाएंगी। अभी हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख देंगे, आपको याद रखना है सिर्फ, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? वहां में बताया जाएगा प्रोडक्ट कैसे बना। तो देखिए, KMnO4 को जब हम हीट करते हैं तो बनता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। और देखिए लेड का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ में क्या है बताइए? +4 है कि नहीं है? और याद आ रहा है, प्रभु PV कार्बन फैमिली का है ना? क्या ये बताओ, इसका ऊपर से ऐसा कहे शिव जी सुनो प्रभु, ऐसा बताया गया था, है ना? और ये जो इलेमेंट होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता था कि नहीं इसमें? लगता था। ये बताओ, ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4। लेकिन स्टेबल किस में है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का वजह से क्या ये +2 में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। तो जब इसको हीट किया जाएगा, क्या किया जाएगा? हीट। तो बताओ क्या होगा? ये टूट जाएगा किस में? PbO प्लस O2 में, है कि नहीं? तो यहाँ में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। अभी नहीं कि ऑक्सीजन हटा नहीं देना है क्योंकि यहाँ में +2 में जाएगा वो, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट का वजह से। और देखो Pb3O4 ऐसा लिखा है तो याद रखना है, ये PbO प्लस PbO2 का मिक्सचर है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ PbO प्लस PbO3, सॉरी, इट इज ए मिक्सचर ऑफ PbO प्लस PbO2, है ना? तो यहाँ में ध्यान देना, जब इसको हीट किया जाएगा तो ये तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना भाई, ये तो ऑलरेडी +2 में है कि नहीं? तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब जब इसको हीट करेंगे, बताओ इसको हीट करेंगे तो, क्योंकि ये जो किस किस से मिलके बना है? PbO प्लस PbO2 से मिलके बना है ना? तो जब हीट करेंगे तो ये तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा तो इसी का, क्योंकि ये +4 में है। तो जब हीट करेंगे तो बताओ +4 से कहां में जाएगा? +2 में। ऑलरेडी ये बन चुका है और साथ में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। तो यहां से देखिए ऑक्सीजन का प्रिपरेशन है, कॉपी कर। O3 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे बताइए? 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, है ना? 1 प्लस सिग्मा बाई पाई, कि कैसा होता था? पाई बाई सिग्मा। हाँ, 1 प्लस पाई कितना है? सिग्मा कितना है? 2 या 3? तो क्या हो जाएगा?
तो स्ट्रक्चर है और इसका प्रिपरेशन देखना है। स्ट्रक्चर से पहले इसका कलर एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए भाई, एनसीईआरटी में इसका ये मेंशन किया गया है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका कलर नीट में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है कलर से, लेकिन जेईई मेंस में 3-4 बार आ चुका है, तो चांसेस है इसका कलर पूछ लिया जाए, है ना। तो ओजोन का जो कलर होता है गैसेस में क्या होता है, गैसेस स्टेट में पेल ब्लू होता है, लाइट ब्लू होता है, और लिक्विड में क्या होता है, डार्क ब्लू होता है, और सॉलिड स्टेट में वॉयलेट ब्लैक होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो अभी आपको कैसे याद रहेगा, ओजोन कहाँ होता है, ऊपर आसमान में। क्या कैसे होता है, आसमान में। आसमान का कलर कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला। लेकिन बताओ जब गैसियस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, है ना, तो बताओ क्या लाइट ब्लू होगा कि नहीं होगा। तो पेल ब्लू से याद हो गया। लेकिन जब उस गैस को आपस में लिक्विफाई करेंगे, गैस को आपस में लाएंगे, तो क्या उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा, तो आपको नीला और ज्यादा दिखाई देगा, तो क्या हो गया, डार्क नीला। समझ पा रहे हैं ना। और सॉलिड स्टेट में उसका कलर होता है वॉयलेट ब्लैक। तो अगर 2 याद है तो आप कर सकते हैं, है ना। तो जब भी मान लो नीट में क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले ओजोन का कलर बताइए गैस में क्या होगा। तो आप जहां एग्जाम दे रहे हैं ऊपर देखिए, तो ऊपर देखेंगे तो बोलेंगे तो भाई व्हाइट दिखाई दे रहा है तो ऐसा नहीं बोला, इसका और ऊपर देखना है ना। हाँ, तो आसमान का कलर से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम इसकी बात करते हैं प्रिपरेशन के। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड से, इसको शॉर्ट में एसईडी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बाई साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड क्या होता है, इससे हम लोग ओजोन का प्रिपरेशन करते हैं, है ना। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है, ओजोन का प्रिपरेशन करना है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब से। तो क्या होता है ना भाई, पहले थोड़ा बोर्ड पे देखेंगे, हमारे पास में एक मान लो ये कंटेनर है, इसमें प्योर ऑक्सीजन है। क्या है, 100% ऑक्सीजन है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें हम लोग पास कराते हैं, क्या पास कराते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। समझ पा रहे हैं ना, मतलब एक झटका, एक पोटेंशियल पास कराते हैं। समझ पा रहे हैं ना। ये क्या है, पूरा ऑक्सीजन क्या है, 100% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ में क्या करते हैं हम लोग, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, एक पोटेंशियल पास कराया जाता है, एक झटका, एक एनर्जी पास कराई जाती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। गाना सुने होंगे, जोर का झटका है ना, वही पास है। तो जब इसमें झटका पास कराया जाएगा, तो बहुत सारे ऑक्सीजन जो होंगे वो O3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, O3 में। तो मान लो कुछ ऑक्सीजन ऐसा है भाई जो किस में कन्वर्ट हो गया, जब पोटेंशियल पास कराएंगे, एनर्जी पास कराएंगे, तो कुछ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O3 में। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखता है कि 10% ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, O3 में। एनसीईआरटी में 10% लिखा है, लेकिन ये जो नंबर होता है 5 to 10% होता है। ठीक है, और अभी आगे पढ़ेंगे तो पढ़ना पड़ता है एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन का एस्टिमेशन करना है कि कितना O2 O3 में कन्वर्ट हुआ, उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो ये है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। समझ में आया नहीं आया, आया ना। तो यहाँ में क्या करना पड़ेगा, इसका कहानी लिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन और O2 है और O3 है, इसका जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, ओजोनाइड ऑक्सीजन। क्या इसमें O2 भी है और O3 भी है। समझ पा रहे हैं ना। पहले प्योर हमारा ऑक्सीजन होगा, या साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आ रहा है, उसमें ऑक्सीजन पास कराएंगे। तो जब पास कराते हैं तो कुछ ऑक्सीजन, लगभग 5 से 10% ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ओजोन में। समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए लिखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए। अच्छा बताइए, बोर्ड पे ध्यान देना, क्या यहाँ में जो ऑक्सीजन है भाई, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, क्या यहाँ में ऑक्सीजन, क्या O3 का इस्तेमाल इससे पहले कभी किया गया था, किस में, ब्लीचिंग में। किस में पढ़ा था, ब्लीचिंग पढ़ा था, ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन, ब्लीचिंग बाय रिडक्शन। तो बताओ ये O3 इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन या ब्लीचिंग बाय रिडक्शन, ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन। समझ पा रहे हैं ना। हाँ, क्या करता था ब्लीचिंग, क्या होता था, कलर्ड सब्सटेंस को ऑक्सीजन पास करा के कलरलेस बनाया जाता था, है ना। हाँ ठीक है, तो आप बोर्ड पे ध्यान देना। अच्छा बताओ, क्या यहाँ में तुमने एनर्जी पास कराया, तो क्या बताओ O2 किस में कन्वर्ट हुआ, O3 में। क्या ये एनर्जी लेके रिएक्शन कर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या इसने एनर्जी अब्सॉर्ब करा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एंडो या एक्सो,
एंडोथर्मिक, ना कि एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में तो हीट रिलीज होती है, तो इसने क्या करा, इसने एनर्जी लिया और O2 किस में कन्वर्ट हो गया, O3 में, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करके हो रहा है। मतलब रिएक्शन कैसी है भाई, एंडोथर्मिक। अगर भाई एंडोथर्मिक है तो बताओ क्या इस O3 का जो हीट कंटेंट होगा, इसका इंटरनल एनर्जी होगा, वो ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसने एनर्जी रिलीज नहीं, इसने एब्जॉर्ब करा है, तो इसका एनर्जी ज्यादा है कि नहीं है। और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो बताओ ये क्या करेगा, फर्दर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। ये O3 कन्वर्ट हो जाएगा O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, तो क्या ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। तो जो ऑक्सीजन को देता है वो लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताओ O3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं समझ में आया, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल है तो जल्दी से क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन। और वही नेसेंट ऑक्सीजन को हम लोग ब्लीचिंग एजेंट में काम करा रहे थे कि वो ऑक्सीजन पास करा के कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना रहे थे। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ यहाँ में O3 कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जैसे बिहेव कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। O3 भाई ध्यान देना, O3 ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है, लेकिन हमारा सिलेबस में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसका जो यूज करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। क्लियर है ना। इसलिए मैं आपको लिखाया था कि जितने भी ब्लीचिंग एजेंट जो आपको लिखाया गया था, जो ब्लीचिंग केमिकल्स थे, है ना, वो सब दोनों हो सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं। बताइए ऑक्सीजन का यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर, ओजोन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जीरो है। जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो है तो बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या -2 से +2 के बीच में होता है कि नहीं। क्या रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या ये दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। लेकिन यहाँ में ये सिर्फ किसका जैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या समझ पा रहे हैं क्या, क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ में ये एनर्जी लिया है, ये हाईली रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, और इसका हीट कंटेंट ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, जल्दी से ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देगा, है ना। तो इसको बोला जाएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कहानी तो हो गई होगी, रिएक्शन तो लिख लिए हैं, अब कहानी इसका लिखिए। तो लिखेंगे व्हेन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, शॉर्ट में SED, इज पास थ्रू ए कंटेनर filled with a pure oxygen, then about 10% of ozone is produced. About 10% ओजोन इज प्रोड्यूस, मतलब 5 to 10% का रेशियो होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। नेक्स्ट में लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, comma, it is highly unstable, so decompose to give nascent oxygen। अरे भाई इसको क्या बोलते थे, nascent oxygen, to give nascent oxygen, hence act as good oxidizing agent, समझ में आ गया। नेक्स्ट में लिख लीजिएगा, अच्छा O2 और O3 का मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। तो लिखेंगे द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन इज नोन एज ओजोनाइड ऑक्सीजन। द मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन इज नोन एज ओजोनाइड, OZONIACD, ओजोनाइड ऑक्सीजन। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो बताओ O3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है, मतलब क्या करेगा, खुद रिड्यूस होगा और दूसरा को ऑक्सीडाइज कराएगा। तो यहाँ में ध्यान देना O3, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ पा रहे हैं ना। तो ध्यान देना, बहुत सारा हमारा एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इसका 2 रिएक्शन है, लेकिन जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले रिएक्शन होंगे ना भाई, वो सेम इसी पैटर्न पे होंगे। तो मैं आपको पहले लिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। अगर मान लो कोई आइट होगा, क्या होगा, आइट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आएगा तो आइट क्या कर देगा, ऑक्सीजन देगा तो बना देगा 8। क्या बना देगा। अगर मान लो कोई NO2 माइनस है, क्या है, NO2 माइनस, तो ये O3 के साथ में रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा नाइट्रेट। क्या बन जाएगा, SO3 -2, क्या नाम है, सल्फाइड।
क्या बन जाएगा? सल्फेट। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ में देखो PbS, ये है NCERT और X माइनस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब बोर्ड पे ध्यान देना भाई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और देखो कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। देखो यहाँ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सही बात है क्या? जिनका रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आपको और आगे चल के K2Cr2O7 पढ़ना है डी ब्लॉक में, इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 6। तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिडक्शन होगा, तो ये किसका जैसे काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे चल के फिर पढ़ना है KMnO4। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो ये भी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इनका रिडक्शन होगा, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करेगा। जैसे SO3 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 6 से तो ज्यादा नहीं जा सकता है ना, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करेगा। जैसे O3 भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? और F2 भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है? क्योंकि फ्लोरीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -1 या 0। समझ पा रहे हैं ना? तो ये अगर 0 में है तो बताओ इसका रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो रिडक्शन होगा तो क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी क्लोरीन जो होते हैं भाई वो -1 से लेके +7 तक होता है, लेकिन फ्लोरीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जब वो खुद के साथ में बॉन्ड बनाएगा। बोलो क्लियर है ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ में, और एनसीईआरटी में ये 2 रिएक्शन लिखी गई हैं, ये और ये। तो ये तो रटा होना ये भी है भाई, लेकिन अभी इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, डी ब्लॉक में मिल जाएगा, अलग अलग चैप्टर में ये मिल जाएगा। बोलो क्लियर है ना? तो अभी से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा भाई। जो सल्फर, ये जो हम फैमिली पढ़ रहे हैं, तो सल्फर का जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -2 होगा। क्या होगा? या तो 0 होगा, +4 होगा, या तो +6 होगा। क्लियर है ना? यहाँ में 2 की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब सल्फर जो कंपाउंड होगा, मान लो यहाँ में सल्फर कहाँ में है? -2 में। कहाँ में है? -2। अगर सल्फर -2 से ऑक्सीडाइज, -2 में क्या होगा? सल्फर H2S के फॉर्म में होगा। क्या यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ? अच्छा, यहाँ में सल्फर 0 है, तो ये सल्फर क्या यहाँ में 0 है कि नहीं है? ये है मिल्की सल्फर। कौन सा सल्फर? क्या तुम लोग सल्फर ऐसा पढ़ा था ना, नाम सुना था मिल्की सल्फर? सल्फर का एलोट्रोप पढ़ाया गया था एमरफस में, कोलाइडल सल्फर, मिल्की सल्फर, सल्फर है ना। और क्रिस्टलाइन में रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, फिर अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, ये सब पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ में जो सल्फर है वो मिल्की सल्फर है। आगे रिएक्शन आएगा तो आपको याद आ जाएगा। सल्फर में +4 की बात करें, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। क्या अगर SO2 लिखा हो या H2SO3 लिखा है तभी भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, या SO3-2 लिखा है तभी भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो सल्फर इस स्टेट में या तो इस फॉर्म में मिलेगा या तो इस फॉर्म में। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा, सल्फर +6 में क्या होगा? SO3 क्या होगा? अगर मान लो H2SO4, क्या तभी भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है कि नहीं है? या SO4-2 लिखा जाए तभी भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 6। तो कहने का ये मतलब है कि अगर सल्फर, ध्यान देना भाई, ये याद रखना है, -2046। अब सोचेंगे बीच में 2 ला दो तो कहानी सब गलती हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर सल्फर अपने -2 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो ये क्या करेगा? पहले -2 से 0 जाएगा। -2 से कहां में जाएगा? अगर 0 में है तो 0 से कहां जाएगा? +4। अगर +4 है तो कहां में जाएगा? +6। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया और सल्फर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको डायरेक्टली कहां लेके जाएगा? -2 से कहां लेके जाएगा? 0। फिर 0 से कहां में? +4, और +4 से कहां में लेके जाएगा? +6। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, अगर सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका रिडक्शन कराना है, तो इसका अगर रिड्यूसिंग एजेंट आया तो इसको रिड्यूस +6 से कहां में करेगा? +4, और +4 से कहां करेगा? 0, और 0 से फिर कहां करेगा? मतलब स्टेप वाइज होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार बोर्ड पे ध्यान देना है। तो भाई नाइट्रोजन, नाइट्रेट है ना, यहाँ में क्या है? नाइट्राइट, आइट को 8 बना देता है अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा भाई? ये तो सबको क्या करने वाला है? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होगा? रिड्यूस। और रिड्यूस किस में होगा? O2 में। किस में होगा? अच्छा, आप ध्यान देना, ओजोन का, यहाँ में ध्यान देना, यहाँ में ओजोन का ऑक्सीडेशन नंबर, O2 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो भाई खुद का रिडक्शन होगा तभी ना सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। लेकिन खुद का ऑक्सीडेशन हुआ या कुछ हुआ है या नहीं हुआ? क्या बता, ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ? भाई केवल ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं बताता है, उसके लिए कहानी था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी हम लोग रिडक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बताओ O3 क्या कर रहा है? O3 कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं?
बहुत अच्छी बात है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है? लेकिन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 0 है। क्या क्लियर है ना? तो बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद तो रिड्यूस हो गया और सामने वाला को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। नाइट्राइट को क्या बनाया? नाइट्रेट। नाइट्राइट को क्या बनाया? नाइट्रेट। और बताओ सल्फाइट को क्या बनाया? सल्फेट। क्या सल्फर +4 है क्या? मैंने बोला था +4 से ऑक्सीडाइज होगा तो कहाँ जाएगा? +4 से कहाँ ऑक्सीडाइज होगा? तो +6 में जाएगा। अरे भाई समझ में आ रही है क्या? अब बोर्ड पे ध्यान देना। क्या यहाँ में लेड सल्फेट क्या लिखा है? और लेड सल्फेट की रिएक्शन O3 के साथ में कराएंगे तो O2 तो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये रिएक्शन का पैटर्न समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या इसमें भी इसके साथ में O2 तो मैंने सबके साथ में क्या मिलने वाला है? O2। क्लियर है ना? अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ में सल्फर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है? -2। क्या जब इसकी ऑक्सीडेशन मतलब ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो -2 से कहाँ में लेके जाना चाहिए था? 0, लेकिन नहीं लेके गया। समझ पा रहे हैं ना? यहां से बना हमारा PbSO4। क्या बना? और यहां में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो गया? +6। क्या बन गया? +6। तो ये आपको रटना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर लेड सल्फाइड है तो उसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं O3 के साथ में तो उसको मतलब जनरली ऐसा होगा, लेकिन इस केस में यहाँ में क्या होगा कि सल्फर को -2 से लेकर डायरेक्टली कहां पहुंचाया? +6। क्या समझ पा रहे हैं ना? और हेलोजन अपने मिनिमम में है कि नहीं है? -1। तो ऑक्सीडाइज होंगे तो किस में जाएंगे भाई? 0 में। कहां में जाएंगे? 0 में। तो X- किस में कन्वर्ट होगा? तो क्या बनेगा? X2। समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन आप सोच रहे हैं अगर Cl2 होगा तो क्या बनेगा? Cl2। ब्रोमीन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Br2। आयोडीन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2। क्या समझ में आया? नहीं आया? लेकिन फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके पास इतना ताकत नहीं है कि फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करा देगा। बोलो क्लियर है ना? तो फिर पावर वाली बात आ गई। क्या याद समझ पा रहे हैं? ठीक है। ये दो रिएक्शन एनसीईआरटी में है तो आपको याद रखना है कि लेड सल्फेट की रिएक्शन O3 के साथ में कराएंगे तो -2 से 0 वाला नहीं, हाईएस्ट वाला बनेगा। क्या बनेगा? हाईएस्ट। हाईएस्ट कितना होता है? 6। तो बनेगा लेड सल्फेट। क्या बनेगा? लेड सल्फेट। अब बोर्ड पे ध्यान देना। मॉइस्ट I2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो मॉइस्ट I2 का मतलब क्या? इसमें पानी है कि नहीं है? अगर पानी है तो बताइए, क्या पानी है तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या 0 है कि नहीं है? तो पानी क्या करेगा? आयोडीन पे अटैक करेगा। क्या करेगा? और आयोडीन का होगा हाइड्रोलिसिस। क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। तो आयोडीन का ऑक्सी एसिड बनता है HiO3। क्या बनेगा? आयोडिक एसिड। क्या बनता है? आयोडिक एसिड। समझ में आया क्या? तो आइए हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ ओजोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। तो ये ध्यान देना है, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, तो ओजोन का एस्टिमेशन करना है और बोर्ड पे ध्यान देना। इस ओजोन का एस्टिमेशन कैसे होगा पहले ध्यान दीजिएगा, बाद में कॉपी करना, पहले प्रोसेस को समझना पड़ेगा। देखिए, एस्टिमेशन ऑफ आपको ओजोन करना है ना, तो मतलब ओजोन इसकी अमाउंट निकालनी है, ओजोन कितना होगा ना। जब हम कौन सा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एससी के साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के पास कर रहे थे तो कुछ O2 O3 में कन्वर्ट हुआ था ना, तो कितना हुआ था उसका वैल्यू को निकालना है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड, ध्यान देना। क्या हम लोग का यहाँ में प्योर ऑक्सीजन था कि नहीं था? O2 था ना। अब देखिए बोर्ड पे ध्यान देना है, यहाँ में O2 होगा, ठीक है। और जब हम लोग का बोर्ड पे ध्यान देना O2 है, और जब आपने साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किए थे तो कुछ O2 किस में कन्वर्ट हो गया था? O3 में। कितना कन्वर्ट हुआ वो आपको पता करना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो मान लो यहाँ में O3 होगा, ठीक है। इसकी अमाउंट को कैलकुलेट करना है कि कितना साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराने पे कितने हमारे
O2 O3 में कन्वर्ट हुए। समझ पा रहे हैं ना, मतलब O3 का अमाउंट को कैलकुलेट करना है, केवल प्रोसेस को सुनिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है, कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग O3 की रिएक्शन KI के साथ में कराते हैं। किसके साथ में कराते हैं? KI के साथ में कराते हैं। तो बताओ O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है? I माइनस लोएस्ट में है ना, तो उसको कन्वर्ट करेगा तो किसमें कन्वर्ट करेगा? I2 में। किसमें कन्वर्ट करेगा? और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? O2 में। और ये KOH के साथ में कंबाइन करके KOH बनाएगा। समझ पा रहे हैं ना? समझ में नहीं आया? आया ना? अभी ना पढ़ा था O2 की रिएक्शन इसके साथ में, तो क्या बनेगा? इतना दो का प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? I का ऑक्सीडेशन I2 में होगा कि नहीं होगा? क्या O3 O2 में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? क्या K बचा पानी, पानी में OH होता है, K कंबाइन करेगा, KOH बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बहुत अच्छी बात है। अब जो ये ये होगा, I2 का कलर कैसा है? वॉयलेट। कैसा है? फिर उसकी रिएक्शन Na2H2O3 के साथ में पास कराया गया। तो यहाँ में बेसिकली हो क्या रहा है, अब ध्यान देना। मान लो ये O3 है ना, जब इसमें हमने KI डाला, क्या डाला? पोटेशियम आयोडाइड, है ना। तो पोटेशियम आयोडाइड का कलर कैसा है? कलरलेस। तो जब O3 भी है, मान लो इसमें डाला गया, तो यहाँ में क्या बना? ये जो मतलब क्योंकि I2 बनेगा ना, तो इसका जो कलर हुआ वो कैसा हो गया भाई? वॉयलेट कलर हो गया। कैसा कलर हो गया? वॉयलेट। समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब और मैंने KI पास कराया है ना, तो किस में कन्वर्ट हो गया? मतलब कलरलेस से क्या हो रही है? वॉयलेट हो रही है। जैसे मान लो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना, मान लो एक कंटेनर है O3, समझ पा रहे हैं ना? O3 है और उसमें आप KI पास करा रहे हैं, ये O3 का अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो आप इसमें KI पास कराइए ना, KI पास कराइए। ये कलरलेस से क्या बन जाएगा? वॉयलेट। समझ पा रहे हैं ना? कलरलेस से क्या बनेगा? वॉयलेट। समझ पा रहे हैं? कलरलेस से वॉयलेट बनते जाएगा। अब देखो, अब हमको क्या करना है कि इसकी अमाउंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट से आपको, ग्राम इक्विवेलेंट से आपको ये कैलकुलेशन करना होता है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कलरलेस से तो वॉयलेट आया है ना, अब फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर उसमें Na2H2O3 को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं? Na2, मान लो ये कलर कैसा है? वॉयलेट कलर है, और मान लो इसमें मैंने एक ड्रॉप क्या मिलाया? Na2H2O3, तो ये कलर डिसअपियर होगा, मतलब कलर जो वॉयलेट कलर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? कलरलेस में। मान लो मैंने और ड्रॉप मिलाया और कलर गायब हुआ, और मिलाया और कलर गायब हुआ, और मिलाया और कलर गायब हुआ, है ना। तो मान लो एक फाइनल स्टेट में मिलाया तो पूरा ये कलरलेस हो गया ना। तो इसका अमाउंट को तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना ड्रॉप हमने मिलाया, है ना। तो इसका वेट कैलकुलेट हो सकता है। अगर इसका वेट कैलकुलेट होगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट हो सकता है, निकाल सकते हैं ना। इसका Na2H2O3 का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट होता है कि नहीं होता है? ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना। तो बताओ वेट तो कितना डालने पे कलर वॉयलेट से कलरलेस हुआ? क्या उसका ड्रॉप वाइज मिला रहे हैं आप लोग? तो क्या इसका वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर वेट कैलकुलेट हो गया तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं ना। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड वैलेंसी फैक्टर, तो इसका यहाँ से यहाँ में कितना चेंज हुआ निकाल सकते हैं। तो बताओ इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है? तो अगर इसका ग्राम इक्विवेलेंट 1 है, तो क्या मैं पढ़े थे, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल ही होता है। तो इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा I2 का भी ग्राम इक्विवेलेंट सेम ही होगा, तो I2 का ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो जो I2 का ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही O3 का भी ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो ऐसा कैलकुलेशन किया जाता है। समझ पा रहे हैं ना? तो यही है एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, तो पता चल जाएगा कि कितने ऑक्सीजन O3 में कन्वर्ट हुए। समझ पा रहे हैं ना? तो ये मेथड है। तो आइए इसको इंग्लिश में लिखाते हैं, अब फिर से समझा देते हैं, पहले एक कहानी लिख लीजिए, ठीक है। ड्यूरिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओजोन, ड्यूरिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस, during quantitative analysis of ozone, during quantitative analysis of ozone, it is made to react with, it is made to react with aqueous Ki solution, aqueous Ki solution, which produce I2, which produce I2, ब्रैकेट में लिख लो वॉयलेट कलर। कैसा कलर का होता है? वॉयलेट कलर, क्लोज ब्रैकेट। Now this I2 is made to react with, now this I2 made to react with Na2H2O3, Na2H2O3, नाम लिख लीजिए, नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, क्लोज ब्रैकेट, which produce
which produce colorless NaI, produce colorless NaI and and Na2S4O6, Na2S4O6 नाम लिखिए, इसका नाम होता है सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट, full stop. This reaction take place in presence of, this reaction take place in presence of, this reaction take place in presence of borate buffer, this reaction take place in presence of borate buffer having pH approximately 9.2. देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ में O3 का अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, O3 को KI के सोल्यूशन में पास कराते हैं। KI का कलर कैसा होता है, कलरलेस। तो जब रिएक्शन होता है तो एक वॉयलेट कलर बनता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो जितना भी, अब बोर्ड पे ध्यान देना, जितना भी यहाँ में O3 होगा वो इसके साथ में रिएक्शन करके, कलरलेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा होगा, वॉयलेट बन रहा होगा ना कलर। मान लो यहाँ में कितना O3 है मालूम नहीं है, मान लो 10 O3 है, तो KI पास कराया, तो पहले तो ये कंपाउंड कलरलेस था, है ना, तो पास कराया तो वॉयलेट हो गया, फिर पास कराया वॉयलेट और अपीयर हुआ, फिर पास कराया, मतलब डार्कनेस बढ़ने लगी, है ना। तो कुछ देर के बाद ऐसा होगा, जितना मर्जी उतना पास करा लीजिए, अब तो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, O3 तो है ही नहीं भाई, है ना। तो ये सब क्या हो गया, कलर्ड हो गया, है ना, वॉयलेट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो वॉयलेट है उसको इसके साथ में पास कराते हैं, ठीक है, एक ड्रॉप इसमें डाला, फिर जो वॉयलेट था वो डिसकलर हो गया, है ना, कलरलेस की तरफ गया, फिर और डाले, कलर गायब हो गया, फिर डाले, कलर गायब हो गया। तो इसका मतलब कितना अमाउंट मिला है, मान लो इसका लास्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ में मिलाते रहो, कुछ देर के बाद सारा कलर, मतलब जो वॉयलेट कलर था वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, कलरलेस हो गया, है ना। तो बताओ क्या इसका यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसका कितना ड्रॉप मिला रहे, मान लो इसका वेट 10 ग्राम है, तो भाई यहाँ से तो इसका मास पता चल गया कि नहीं, वेट पता चल गया कि नहीं। तो इसका आपको निकालना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट, क्या निकालना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो जो इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा। अगर इसका ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ में, इसका ग्राम इक्विवेलेंट या इसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ही होगा, तो जो इसका यहाँ में ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही O3 का भी ग्राम इक्विवेलेंट होगा। ऐसे कैलकुलेशन होती है, आपको नीट में ये नहीं कि कैलकुलेट करके निकालना है, समझ पा रहे हैं ना। तो बस ये प्रोसेस है जो आपको मालूम होना चाहिए, समझ पा रहे हैं आप लोग। खत्म हो गया भाई। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में देख लेना है।
हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पढ़ना है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले किप्स एपार्टस मेथड से बनाया जाता है, तो ये FeS है और इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ में कराते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आपको मालूम है। तो एक बार क्या होगा, Fe के साथ में SO4 आएगा तो FeSO4 बनेगा और H2S बनेगा, ठीक है। और इसका जो स्मेल होता है वो रोटेन एग लाइक स्मेल होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, रोटेन एग स्मेल होता है, ठीक है। और ये इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और बोर्ड पे ध्यान देना है। चलिए, और ये जो इसकी रिएक्शन जब हम लोग लेड एसीटेट के साथ में कराते हैं तो ब्लैक कलर का रेसिड्यू मिलता है, PBS का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अब चलिए पहले मैं प्रॉपर्टीज लिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ तक कर लीजिए कि कीप एपार्टस मेथड हो गया, तो प्रॉपर्टीज में लिखेंगे पहला कलरलेस गैस है। कैसा गैस है, कलरलेस गैस है। और लिखेंगे रोटेन एग लाइक स्मेल। नेक्स्ट में लिखेंगे ब्लैक PPT विथ लेड एसीटेट, ब्लैक PPT विथ लेड एसीटेट, ब्लैक PPT प्रेसिपिटेट विथ लेड एसीटेट, लेड मतलब PV, लेड LEAD। ये हो गया कीप एपार्टस का, ये हो गया। अब प्रॉपर्टीज, ये प्रिपरेशन था, है ना, तो 3 हो गया ना। उसके बाद ये लिख लीजिए रिएक्शन विथ लेड एसीटेट, है ना, ये रिएक्शन है। अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या है, -2 है। क्या सल्फर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि नहीं है ना, तो क्या इससे और कम जा सकता है क्या, नहीं, इससे और ऊपर जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है कि नहीं है, तो क्या ये इंटरमीडिएट में ही है, तो दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको किसके जैसे बनना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो जब इनकी रिएक्शन होती है ना भाई, ध्यान देना, तो यहाँ में सल्फर आ जाता है S0, सल्फर 0 में जाता है, क्योंकि बताओ सल्फर -2 का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो किसमें जाएगा, और ये +4 से भी कहाँ जाता है, 0, कहाँ जाता है, 0, +4 से 0 जाएगा, 0 से -2 में जाएगा, क्लियर है ना, बताया गया था ना इसे, ठीक है। और बनता है पानी, और ये जो सल्फर होता है वो मिल्की सल्फर होता है, एमरफस वाला, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में अच्छा बताओ, यहाँ में H2S किसके जैसे काम करा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिख लीजिए H2S can act as reducing agent, H2S can act as reducing agent। तो नेक्स्ट सल्फर का जो कंपाउंड होता है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप जानते होंगे, SO2, है ना। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे। अगर हम सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करा दें तो बताइए यहाँ में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करा देगा ऑक्सीजन दे दे के। बताओ अगर सल्फर 0 में है तो कहाँ में जाना चाहेगा, कहाँ में जाएगा, +2 में। अरे नहीं बताया, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, 0, 4 और 6 है ना, ये याद रखिए। तो ये बन जाएगा SO2, क्या बन जाएगा, SO। समझ पा रहे हैं ना। अगर ZnS है और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराएंगे, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, चेहरा पे खुशी आ रही, रोस्टिंग वो वाला रोस्टिंग नहीं है। तो यहाँ में देखिए, अगर हम कोई भी कंपाउंड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो बताओ उसका ऑक्साइड, जिंक का भी ऑक्साइड बनेगा और सल्फर का भी ऑक्साइड बनेगा, है ना। ऐसे बहुत सारी रिएक्शन आपने देखा था। जैसे हम लोग बात करें BH3 में, NH3 में भी अगर ऑक्सीजन के साथ में कराएंगे तो नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड, हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड पानी बनेगा, है ना। तो यहाँ में क्या बनेगा, ZnO प्लस SO2। तो ये हमारा प्रिपरेशन है सल्फर डाइऑक्साइड का, कॉपी कर लीजिए। अच्छा बताइए, यहाँ में SO2 में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, ही है बताइए, क्या है बताइए, सल्फर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि नहीं है। तो क्या सल्फर SO2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का जैसे बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में लिख लेंगे SO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट।
तो यहाँ में एक लाइन लिखना था कि SO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए भाई बोर्ड पे ध्यान देना है। मैंने क्या बोला कि जो SO2 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का जैसे बिहेव कर सकता है, क्योंकि सल्फर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। इनका जो रेंज होता है वो -2 से लेके +6 के बीच में होता है। तो यहाँ में बताइए सल्फर +4 में है, तो क्या अगर +4 से कहाँ में जाता है 0 में, तो इनका क्या हो गया रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे भी बिहेव कर सकता है। तो जब सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो खुद तो रिड्यूस होगा, और कहाँ में रिड्यूस होगा +4 से रिडक्शन होती है तो कहाँ में होती है 0 में। और यहाँ में जो सल्फर है वो मिल्की सल्फर है ना, एमरफस फॉर्म वाला, ठीक है। अगर मान लो यहाँ में X- है, क्या है X-, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा X2 में। और X- में क्या होगा देखो Cl-, Br- और क्या हो सकता है I- होगा, तो ये सब Cl2 Br2 I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बात हो गई फ्लोरीन। फ्लोरीन इतना ताकत नहीं है कि SO2 फ्लोरीन को F2 में कन्वर्ट कर पाए, तो पावर वाली बातें हो गई, क्लियर है ना। ठीक है, और यहाँ में H2S है, तो यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -2 है, तो -2 से जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो -2 से पहली बार कहाँ जाएगा 0 में, 0 से कहाँ जाएगा 4 में, 4 से कहाँ में जाएगा 6 में, और रिड्यूस भी होगा तो 6 से कहाँ में 4 में, 4 से कहाँ में 0, 0 से कहाँ -2 में। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन लेट PBS का केस में क्या हुआ था कल की क्लास में, तो डायरेक्टली PbSO4 बना था, -2 से +6 गया था। तो वो आपको याद रखना है। 2 रिएक्शन में बोला था कि एनसीईआरटी में दिया था, है ना। तो ये रिएक्शन हो गया जब सल्फर SO2 किसके जैसे काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, किसके जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान देना, ठीक है। SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4 है, तो अगर SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन 4 है, अगर इनका ऑक्सीडेशन होगा, समझ पा रहे हैं ना, तो किसमें होगा +4 का ऑक्सीडेशन किसमें होता है +6 में। तो या तो यहाँ में जानते हैं क्या लिखा होगा SO4 -2 लिखा होगा या H2SO4 लिखा होगा। सब में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6 है, तो यहाँ से यहाँ में ये किस में कन्वर्ट होगा +6 में, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ पा रहे हैं ना, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ और सामने वालों को क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा, है ना। तो अगर मान लो KMnO4 है, KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, और यहाँ में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7 में है कि नहीं है, और ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, तो रिड्यूस ही हो पाएगा। तो देखिए आप लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, तो जो KMnO4 होता है वो मीडियम बेस रिएक्शन दिखाता है। अलग अलग मीडियम में वो अलग अलग फॉर्म, एसिडिक मीडियम में अलग, बेसिक मीडियम में अलग। तो यहाँ में ध्यान देना, सल्फर नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर होता है एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम में Mn+7 से Mn+2 में कन्वर्ट होता है, आपको याद होना है, ठीक है। तो इनका कलर याद भी रखना, पर्पल कलर, कैसा कलर होता है पर्पल। और ये Mn+2 का कलर कैसा होता है कलरलेस। अभी अरुणाचल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है ऑरेंज, तो K2Cr2O7 का कलर कैसा है ऑरेंज। पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ में क्रोमियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कन्वर्ट किस में होता है +3 मीडियम। ये हमेशा K2Cr2O7 का जो कलर है, मतलब रिएक्शन जो दिया गया है एनसीईआरटी में, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मीडियम में दिया गया है एसिडिक मीडियम, और कोई मीडियम नहीं। K2Cr2O7 हमेशा +6 से किस में कन्वर्ट होगा +3 में। कलर कैसा होता है ग्रीन, कैसा होता है ग्रीन। और Fe+3 येलो होता है, जब रिड्यूस होता है तो किस में होता है ग्रीन। तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ में जो SO2 है भाई, SO2 में SO2 दोनों का जैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मान लो CO2 और SO2 को डिस्टिंग्विश करना है, तो CO2 हमेशा बताओ किसके जैसे काम करेगा भाई, CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4, तो क्या उस किसका जैसा काम करेगा, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नहीं होगा रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब CO2 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जैसा काम करेगा, लेकिन SO2 दोनों का जैसे काम करेगा, है ना। तो देखिए कैसे अगर हम लोग CO2 और SO2 को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास में लाइम वाटर है, क्या है लाइम वाटर, मतलब CaOH का होल ट्वाइस में अगर हम पास करते हैं CO2, क्या पास करेंगे CO2 ना, और ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी CO2 पास करेंगे,
यहाँ में जो CO2 होगा वो एक्सेस अमाउंट में होगा ना, तो यहाँ में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता है मिल्की कलर, ठीक है। और यहाँ में जब एक्सेस CO2 पास करते हैं तो यहाँ में बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना। और यहाँ में क्या होता है? मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। मिल्कीनेस क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब कैल्शियम, देखिए यहाँ में लाइम वाटर में जब हम CO2 पास करते हैं तो मिल्कीनेस अपीयर होता है, जब एक्सेस CO2 पास कर देते हैं तो मिल्कीनेस क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, ये बातें तो आपको समझ में आई। अच्छा, ये सेम रिएक्शन SO2 भी शो करता है। अगर हमको मान लो CO2 और SO2 को डिस्टिंग्विश करना है, तो अगर आप मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप SO2 पास कराएंगे तो यहाँ में क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मिल्कीनेस अपीयर होगा। लेकिन जब आप एक्सेस SO2 पास करेंगे ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो अगर हम एक्सेस पास करेंगे तो बताओ यहाँ में क्या होगा? मिल्कीनेस क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा। तो क्या इस रिएक्शन में अगर हम SO2 और CO2 की बात करें तो क्या डिस्टिंग्विश किया जा सकता है? नहीं, रिएक्शन तो एक ही जैसा है ना। लेकिन आप बोर्ड पे ध्यान देना, लेकिन अगर हमको डिस्टिंग्विश करना है CO2 और SO2 को डिस्टिंग्विश करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? क्या ये रिएक्शन तो दोनों सेम रिएक्शन जैसा मतलब दोनों का रिएक्शन एक ही नेचर का है, मतलब दोनों एक ही जैसा रिएक्शन दे रहा है, तो यहाँ से हम बता नहीं सकते हैं कि CO2 है या SO2 है। क्लियर है ना भाई? अगर लाइम वाटर है, अगर CO2 भी पास करेंगे तो पहला तो मिल्कीनेस अपीयर होगा, एक्सेस पास करेंगे तो क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा। SO2 पास करेंगे तो मिल्कीनेस अपीयर होगा, एक्सेस पास करेंगे तो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है? अगर हमारे पास में KMnO4 है, क्या है? KMnO4 है, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई? +7। क्या है? +7। मतलब इनका तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इनका क्या होगा? रिडक्शन। समझ पा रहे हैं ना? तो इनका रिडक्शन होगा तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ में डालना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ पा रहे हैं ना? तो मान लो आपने CO2 डाला, क्या डाला? CO2। एक बार आपने KMnO4 में SO2 पास कराया, ठीक है, समझ पा रहे? इसका कलर कैसा है बताओ? पर्पल, है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा तो सामने वाला का ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्योंकि यहाँ में जो कार्बन है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बताओ जैसे ही हम लोग KMnO4 का सोल्यूशन में CO2 पास कराए तो कलर चेंज नहीं हुआ, पर्पल से पर्पल हो गया। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन जैसे ही हमने SO2 पास कराया तो SO2 में बताओ ये जो मैग्नीज +7 में है, पर्पल कलर का है ना, तो ये क्या हो गया? कलरलेस हो गया। क्या हो गया? कलरलेस हो गया। भाई इसका तो रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। तो रिएक्शन हो जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन CO2 ये कारनामा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर Mn का ऑक्सीडेशन तो होगा ही नहीं ना, Mn का तो रिडक्शन होगा। अगर Mn का रिडक्शन होगा तो सामने वाला का ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा, और कार्बन का ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो कलर चेंज नहीं हुआ, नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस मेथड से क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है K2Cr2O7 में पास कराओ, ऑरेंज से ऑरेंज रहा तो CO2, ऑरेंज से कलरलेस हो गया तो समझ जाएंगे कि क्या है ना। चलिए ठीक है, तो मैं लिखा रहा हूं, उसको लिखना है, ऐसे लिख लीजिएगा। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन CO2 एंड SO2। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन CO2 एंड SO2। CO2 हमेशा क्या होगा बताओ? ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिखेंगे व्हेन CO2 और SO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, when CO2 or SO2 is passed through lime water, it turns to milky. When CO2 or SO2 is passed through lime water, it turns to milky. ठीक है। नेक्स्ट में when excess CO2 and excess SO2, when excess CO2 and excess SO2 is passed through lime water, milkiness disappear. Milkiness disappear. समझ पा रहे हैं ना? मिल्कीनेस क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। ड्यू टू द ऐसे लिख, मिल्कीनेस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये लिख लेंगे CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट और CaHSO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट में अब कैसे दोनों को डिस्टिंग्विश किया जाए, तो वो रिएक्शन लिख लीजिए ऊपर में। KMnO4 में CO2 पास कराएंगे तो पर्पल से पर्पल रहा, तो समझ लेना कि वो CO2 पास कराई गई है, कलर चेंज नहीं हुई। मतलब यहां में हम लोग लिख सकते हैं नो रिएक्शन, ठीक है, यहाँ में कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर बताओ +7 से कुछ में जाएगा तो इसका तो हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और CO2 रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना, और यहाँ में रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो अगर बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो SO2 किसके जैसा काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो नेक्स्ट में लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए ये ऑयल ऑफ विट्रियोल या किंग ऑफ केमिकल या सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात होगी इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे हम लोग। तो चलिए प्रिपरेशन इनकी देखा जाए। तो जो होता है, अभी तक हमने कितने प्रोसेस पढ़े थे अगर आपको याद होगा, तो हेवर्ट्स प्रोसेस है ना, और दूसरा था ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, याद आ रही है? नहीं आ रही है। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में हम लोग कैटालिसिस इस्तेमाल कर रहे थे, क्या क्या, पीटी या फिजिक्स, पीटी और आरएच, हमको लगा फिजिक्स बोल रही हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन को बोलते हैं कंटेक्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कंटेक्ट प्रोसेस। तो पहला हम लोग देखेंगे बाई कंटेक्ट प्रोसेस से। ठीक है, तो कंटेक्ट प्रोसेस से हम लोग को, आपको याद रखना है कंटेक्ट प्रोसेस में रिएजेंट क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान देंगे, सबसे पहले हमारा शुरू कहाँ से होता है, देखिए इधर सल्फर की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ में कराएंगे तो बताओ क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा ना। अब सल्फर डाइऑक्साइड, जो यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, मैं बोला था ना सस्ता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना। हाँ, तो अब SO2 है और इसमें अगर O2 पास करेंगे, और यहाँ में जो कैटालिस्ट यूज किया जाता है V2O5, कंटेक्ट प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। हमको चाहिए सबसे पहले SO2, तो SO2 बनाने के लिए क्या करेंगे, सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करा देंगे तो SO2 मिल जाएगा। फिर अब शुरू हो रही है यहाँ से कंटेक्ट प्रोसेस, बोलो क्लियर है ना। तो ये क्या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है भाई, क्योंकि यहाँ में रिएजेंट क्या है, V2O5, कैटालिस्ट क्या है, V2O5, तो यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और +4 से कहाँ में जाएगा, +6 में, तो यहाँ में +6 में क्या बनता है, SO3, क्या बनता है, SO3, +6 बना कि नहीं बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, C, SO3 को हम पास करते हैं H2SO4, मतलब फ्यूम्स, समझ पा रहे हैं ना, H2SO4 के साथ में, तो बनता है ओलियम, H2H2O7, इसका नाम क्या है, ओलियम। SOS लिंकेज होगा या SS लिंकेज होगा। और देखिए ओलियम को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2H2O7 का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका यहाँ में बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ में सल्फ्यूरिक 96 to 98% बाई मास बनता है। यहाँ से यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड बना वो कितना प्योर बना, 96 to 98% है ना। तो कभी भी भाई आप 100% नहीं बना सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो ये है कंटेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन होता है, वो 96 to 98% बाई मास बनता है, तो याद रखना है। ऐसे लिख सकते हैं 96 to 98% प्योर बनता है।
तो देखिए यहाँ तक कॉपी हो गया है ना। तो कंटेक्स प्रोसेस में हम लोग जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं वो 96 to 98% प्योर बनाते हैं। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनका थोड़ा सा, आप लोग को मालूम है क्या सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कि नहीं होता है? होता है, समझ पा रहे हैं ना। और H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, तो रिडक्शन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्लियर है ना। और इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड का बीच में होता है। तो 3 पॉइंट लिखना है, तो पहला लिखेंगे एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, act as dehydrating agent, hot and concentrated H2SO4, hot and concentrated H2SO4 act as moderate oxidizing agent, moderate oxidizing agent. Next में its oxidizing power lies between its oxidizing power lies between आप ऐसे लिख सकते हैं नाइट्रिक एसिड मतलब ये H2SO4 का जो ऑक्सीडाइजिंग नाइट्रिक और फॉस्फोरिक का बीच में होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। और जो हमारा H2SO4 होता है वो 2 प्रकार का सॉल्ट बना सकता है, ठीक है। क्योंकि ये बताइए क्या है, यहाँ से कितने H+ निकाल सकते हैं, 2 निकल सकते हैं। तो अगर मान लो एक H+ निकालेगा तो क्या बनेगा, HSO4 बनेगा। और सल्फ्यूरिक एसिड है, इक एसिड का एनाइन क्या होता है, 8 होता है। और हाइड्रोजन है तो क्या नाम हो जाएगा, बाइसल्फेट आयन, या हाइड्रोजन सल्फेट बोलो या बाइसल्फेट बोलो, है ना। तो ये बनेगा, अगर मान लो इस समय इसकी H+ निकालने से ये एसिडिक एसिड है तो Ka1 है, यहाँ से एक H+ निकलेगा तो क्या बनेगा, सल्फेट आयन। तो 2 प्रकार का सॉल्ट बन सकता है। तो ये जो सल्फेट होगा, मान लो यहाँ में इसका आगे में आ गया Na, तो क्या बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट, सॉल्ट है कि नहीं है। और मान लो यहाँ से एक H+ हटाएंगे तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा मान लो Ka2 है, तो ये दूसरा बनेगा, जैसे K2SO4 Al2SO4, ये सॉल्ट बनेगा। तो 2 प्रकार का सॉल्ट बनेगा, एक में H होगा दूसरा में H नहीं होगा, है ना। तो यहाँ में बताओ ये जो सॉल्ट 1 बना वो बाइसल्फेट सॉल्ट बनेगा और ये सल्फेट सॉल्ट बनेगा ना। तो बताओ इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो क्या ये एसिडिक होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एसिडिक होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर मान लो ये एसिडिक है तो इसका Ka1 और Ka2 में किसका वैल्यू ज्यादा होता है, Ka1 का वैल्यू Ka2 से बहुत ज्यादा होगा, है ना। ठीक है, तो ये मैं बोला था कि ये क्या है, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, वो किसके जैसे काम करता है, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कुछ दी गई है, डाइल्यूट H2SO4 नहीं भाई, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए कॉपर का यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कार्बन का सल्फर का 0 है। अगर इसके रिएक्शन अगर हम कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बताइए क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, है ना। और बोर्ड पे ध्यान देना, आपने पढ़ा था नॉन मेटल की रिएक्शन जब हम कराते थे ना, नॉन मेटल मेटलॉइड मेटल की रिएक्शन, है ना, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में। तो मैं बोला था कि जब भी कंसंट्रेटेड HNO3 है तो वहां में ब्राउन कलर मिलेगा, गैस NO2 मिलेगा, है ना। हाँ भूल गए हैं। उसी प्रकार यहाँ में भी रिएक्शन इसके साथ में कराएंगे तो रिएक्शन कुछ ऐसे ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो पहले क्या बनेगा, मेटल का नाइट्रेट मिलता था, सॉल्ट मिलता था ना, मेटल नाइट्रेट प्लस NO2, है ना। उसी प्रकार यहाँ में सल्फेट है तो क्या मिलेगा, मेटल का सल्फेट, तो मतलब क्या बनेगा, CuSO4, है ना। तो यहाँ में कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अगर भाई कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका रिडक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। और सल्फर +6 से रिड्यूस होता है तो किसमें जाता है, +4 में क्या बनेगा, SO2, है कि नहीं। और ये H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या निकालेगा, पानी, तो पानी बनेगा, है ना। समझ में आया नहीं आया। जब मैं आपको बताया था कि ये नॉन मेटल है भाई और ऊपर वाला मेटल था, तो मेटल का नाइट्रेट मिलता था, और ये नॉन मेटल है भाई, नॉन मेटल, तो मैं बोलता था ईक एसिड बनता था, क्या बनता था, नाइट्रिक एसिड के साथ में ईक एसिड। उसी प्रकार रिएक्शन में भी यहाँ में क्या बनेगा, कार्बन का ईक एसिड, मतलब क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। इसके रिएक्शन इसके साथ में करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल। क्या देता है, CO2 + H2O। बोलो क्या है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका रिडक्शन होगा, सल्फर का +6 से रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, SO2, ठीक है। और यहाँ में ध्यान देना, सल्फर की रिएक्शन, क्या सल्फर 0 में है, देखिए जब भी सल्फर दिखाई दे समझ लेना रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो बोर्ड पे ध्यान देना, ग्रुप नंबर 16, 17, 18 और डी ब्लॉक के जब भी रिएक्शन है मैक्सिमम रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन वाली होती है। क्या होती है? रिडॉक्स। तो बताओ यहाँ पे सल्फर है, जीरो में है ना, तो जीरो का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या वो करेगा, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है, क्या इसको ऑक्सीडाइज कराएगा सामने वाला को, और खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो जीरो से जब ऑक्सीडाइज होगा तो कहां में जाएगा, +4 में, तो क्या SO2 बनेगा कि नहीं बनेगा, और खुद +6 से रिड्यूस होगा तो कहां में जाएगा, +4 में, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो पानी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो क्या यहाँ में हमारा दो गैसियस प्रोडक्ट बना कि नहीं, टू गैसियस प्रोडक्ट। मतलब ये पूछा जा सकता है कि कार्बन की रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में कराते हैं तो दो गैसियस प्रोडक्ट बनता है, समझ पा रहे हैं ना, एक तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आप पता कर लेना, एक CO2 होगा और एक SO2 होगा, समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना। देखो अगर मान लो क्वेश्चन बोलेगा कि कार्बन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में कराया गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, तो A और B गैसेस बने, पता करना है A क्या है B क्या है, इसको पास कराया गया KMnO4 में, समझ पा रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया, क्या हो गया, अगर ये B में इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ में पास कराया गया तो पर्पल ही रहा, समझ पा रहे हैं ना। बताओ A B क्या है, A क्या है SO2 और B क्या है CO2। तो ऐसा आपका लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है, नहीं समझ में आए, क्योंकि पर्पल को पर्पल करा है ना, मतलब वो CO2 होगा, और पर्पल को कलरलेस कर दिया मतलब वो क्या है SO2, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं।